मेरे प्यारे छात्रों, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं एसआई मात्रक लिखते समय किन बातों को ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं एसआई मात्रक लिखते समय किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, पहला, जब भी हम लोग एसआई मात्रक लिखते हैं, किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक लिखते हैं, तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में क्या करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखना चाहिए। छोटे अक्षर में लिखना चाहिए। जैसे मीटर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग। मीटर के लिए एम। हम लोग किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे। किलोग्राम के लिए लिखेंगे के और जी। स्मॉल के और स्मॉल जी। कैपिटल के लिखना गलत होगा। अगर मात्रक जो है वैज्ञानिक के नाम पर हो, तो मात्रक किसके नाम पर हो। वैज्ञानिक के नाम पर हो, तब जब वैज्ञानिक के नाम पर होगा तब हम लोग जो है बड़े अक्षर में लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, बड़े अक्षर में लिखेंगे। जैसे एम्पियर, तो एम्पियर के लिए लिखेंगे कैपिटल ए। जैसे केल्विन ना, तो केल्विन के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल के। तो जो वैज्ञानिक के नाम पर होगा उसको कैपिटल लेटर से लिखना है, और जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं होगा उसको हमें स्मॉल लेटर से लिखना है। जैसे मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए केजी लिखे हैं स्मॉल के स्मॉल जी, सेकंड के लिए स्मॉल एस लिख देंगे। तो ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरा है कि कोई भी व्युत्पन्न मात्रक होता है उसे एक वचन के रूप में लिखना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, एक वचन के रूप में ही लिखना चाहिए। क्या चीज, मात्रक। तो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि 50 मीटर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 50 मीटर। 10 किलोग्राम है, क्या है, 10 किलोग्राम है, तो हम लोग लिखेंगे 10 किलोग्राम। नहीं, अगर आप 50 मीटर को आप ऐसा लिखते हैं, आपको लगता है कि 50 मीटर प्लूरल हो गया। अगर आप ऐसा लिखते हैं 50 मीटर ना, और प्लूरल के लिए देते हैं, तो ये क्या चीज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप 10 किलोग्राम के लिए आप लिखते हैं 10 किलोग्राम ऐसा लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये है गलत और ये है सही। एक वचन के रूप में ही लिखना चाहिए। तीसरा है, मात्रक का जब भी आप पूरा नाम लिखें, मात्रक या मात्रकों का पूरा नाम हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे मीटर के लिए आप क्या लिखिएगा, मीटर के लिए लिखेंगे METRE। नहीं, उसी तरह से किलोग्राम के लिए
तो किलोग्राम 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 के लिए लिखेंगे किलोग्राम ना। अगर आप मीटर के लिए ऐसा लिखते हैं, मीटर के लिए आप ऐसा लिखते हैं METRE, या किलोग्राम के लिए आप ऐसा लिखते हैं, किलोग्राम के लिए हम लोग लिखते हैं KILO ग्राम ना, तो ये गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या है? सही। बात को ध्यान में रखिएगा। जनरली लोग किलोग्राम में ऐसा ही लिख देते हैं, लेकिन हम लोग मात्रों का पूरा नाम हमेशा जो है स्मॉल लेटर से लिखते हैं। देख रहे हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखना गलती होगा। चौथा है, इसी में चौथा है हम लोग का, देखेंगे चौथा है मात्रक के संकेत के बाद जो है पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि 10 किलोग्राम, जैसे कि 10 किलोग्राम चीनी है, 10 किलोग्राम चीनी है, तो हम लोग लिखेंगे 10 लिखेंगे किलोग्राम ना। उसी तरह से 5 मीटर है, 5 मीटर है तो हम लोग लिखेंगे 5 मीटर नहीं। यदि आप 10 किलोग्राम को 10 किलोग्राम को हम लोग ऐसा लिख देते हैं 10 किलोग्राम, ये फुल स्टॉप देते हैं, या 5 मीटर के लिए हम लोग जो है 5 मीटर फुल स्टॉप देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। और ये दोनों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। तो ध्यान रखिएगा, फुल स्टॉप पूर्ण विराम वगैरह हम लोग जो है नहीं देते हैं, समझे। हम लोग जो है बस 10 किलोग्राम लिख दिए, 5 मीटर लिख दिए, 2 सेकंड लिख दिए, वहीं लिखना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का कि ऐसा ही मात्रक तो लिखते समय हम लोग को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, और अगला टॉपिक है मात्रक, मानक मात्रक का क्या गुण होना चाहिए। मानक मात्रक का गुण क्या होना चाहिए। तो ध्यान में रखिए मेरे प्यारे बच्चों कि सुविधा की दृष्टि से किसी भी भौतिक राशि की, यहाँ लिख देते हैं सुविधा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किसी मात्रक का चयन किया जा सकता है, किंतु इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको दूर करने के लिए ऐसे यथार्थ मात्रक का चयन किया जा सकता है जो निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। आइए तो ये सब जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। हम लोग लिखे हैं मानक मात्रक गुण के लिए सुविधा की दृष्टि से किसी भी भौतिक राशि का मापन के लिए जो है किसी मात्रक का आप चयन कर सकते हैं।
इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसे मान लेते हैं कोई सब्जी वाला है और वो सामान बेच रहा है, देख रहे हैं ये सामान बेच रहा है, कोई पर्सन है और ठेला पर जो है कोई सब्जी वब्जी बेच रहा है। मान लेते हैं इसके पास जो है 1 केजी 2 केजी नहीं है, तो वह क्या करता है, ग्राहक को जो है ईंट को तोड़कर आधा कर देता है और उसी आधे वाले से जो है देने शुरू कर देता है। तो लोग लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे पसंद, कहेंगे नहीं लेंगे। ये आप किस भाव से दे रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये पैमाना आपका गलत है। तो इस एक तरह से ये जो हम लोग का ईंट है ये मात्रक के गुण को सेटिस्फाई नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर ईंट को जो है मात्रक के रूप में मानना, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा, मानना जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा दुकानदार के पास जो है हम लोग कपड़ा खरीदने गए हैं, तो जो दुकानदार रहता है वह दुकानदार, और मान लेते हैं ये कस्टमर है, ये दुकानदार है, तो आप फुल पैंट का कपड़ा खरीदते हैं, तो वह क्या करता है, मीटर स्केल से न देकर जो है हाथ से जो है माप कर देता है। तो आप लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। आपको मन में दुविधा आएगा, भले वो बराबर का ही हो, मन में दुविधा आएगा कि ये 1 मीटर के बराबर इसका हाथ है या नहीं है, चाहे 2 बार हाथ से माप दे चाहे 3 बार माप दे, तो 1 मीटर के बराबर है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वह मात्रक को जो है प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये दुकानदार को देने में भी दिक्कत होगा और यहाँ पर जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, इसको भी लेने में दिक्कत होगा। इसीलिए तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि क्या हो जाएगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि कस्टमर को भी भ्रम में रहेगा और जो दुकानदार है उसे भी भ्रम होगा कि कस्टमर लेगा या नहीं लेगा। इसलिए हम लोग एक ऐसे मात्रक का चुनाव करते हैं जो कुछ नियम है, प्रतिबंध है, उसको संतुष्ट करता हो। तो देखिए क्या क्या प्रतिबंध है, क्या क्या नियम है, जिससे कि यथार्थ मात्रक हम लोग का सही मात्रक जो है हम लोग बना सके, उसके क्या क्या गुण है, आइए इसको हम लोग जो है देखते हैं। तो देखिए मात्रक का क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला, मात्रक का पहला गुण है यह पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए, पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए, यानी कि इसका मान कितना होगा, कितना नहीं होगा, कैसे होगा, इसी को बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए, पहला है। दूसरा है इसका मान उचित होना चाहिए, इसका मान उचित होनी चाहिए, इसका मान उचित होनी चाहिए, इसका मान उचित होनी चाहिए। यह न तो बहुत बड़ा, यह न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा होना चाहिए, और न ही बहुत छोटा होना चाहिए। ध्यान में रखेंगे बच्चों, यानी कि हम लोग कपड़ा माप रहे हैं, तो कपड़ा मापने के लिए आप थोड़ी किलोमीटर में मापने लगेगा, गलती हो जाएगा वहाँ पर किलोमीटर में मापना। हम लोग को जो है सड़क की लंबाई मापनी है, तो आप क्या कीजिएगा, इंच वाला स्केल से मापना शुरू कर दीजिएगा, नहीं होगा। तो जिस तरह से हम लोग का भौतिक राशि होगा उसी के आधार पर हम लोग जो है मात्रक भी हम लोग यूज करेंगे। इसीलिए हम लोग लिखे हैं उचित होना चाहिए, इसका मान क्या होना चाहिए, उचित मान होना चाहिए। नंबर 3, यह आसानी से प्राप्त योग्य होनी चाहिए, आसानी से प्राप्त योग्य होनी चाहिए। आसानी से प्राप्त योग्य का मतलब जो है ये सब जगह अवेलेबल हो, ये सब जगह हो। जैसे कि 1 केजी का है तो 1 केजी का हम लोग का जो वाट है आपको सब जगह मिलेगा, गांव एरिया में मिल जाएगा, टाउन में मिल जाएगा, बड़े शहरों में मिल जाएगा, सभी जगह आपको मिल जाएगा। मीटर स्केल है तो मीटर स्केल भी सभी जगह मिल जाएगा। तो इस तरह से यह क्या है, सभी जगह पर मिल जाएगा, मिलना चाहिए, तभी हम लोग जो है उससे बोलेंगे कि यह यथार्थ मात्रक है। यदि सभी जगह नहीं मिलेगा तो वह सर्वव्यापी नहीं हो पाएगा। नंबर 4, यह सभी जगह पर बिना परेशानी के
बिना परेशानी के उत्पन्न होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 1 फीट हमको लेना है, तो लकड़ी का 1 फीट हम लोग जो अगर स्केल बनाना चाहते हैं तो 1 फीट में आपका स्केल बना लेंगे, तो आसानी से ले लो। 1 केजी हम लोग को बनाना है तो 1 केजी का मेजरमेंट करके हम लोग उसको आसानी से बना लेंगे 1 केजी। ये क्या है, बिना परेशानी का आसानी से क्या हो जाएगा, उपलब्ध होना चाहिए। और 5वां, यह सबसे महत्वपूर्ण, यह समय, स्थान और भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आर्द्रता इत्यादि से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप कोई ऐसा एक पैमाना ले लेते हैं, एक ऐसा मात्रक लेते हैं जो समय के साथ बदल जाता है। समय के साथ बदलने का मतलब जो है, मान लेते हैं कि पटना में जो है 1 केजी हम लोग कोई सामान खरीदे और दिल्ली में गए तो यह सामान हमारा मान लेते हैं 900 ग्राम हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि स्थान के साथ यह प्रभावित नहीं होना चाहिए, समय के साथ प्रभावित नहीं होना चाहिए, या ताप, दाब, आर्द्रता कोई भी भौतिक अवस्था हो उससे यह प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग जो है यह जाने कि मानक मात्रकों का क्या गुण होना चाहिए। आइए जानते हैं एसआई मात्रक के लाभ। एसआई मात्रक के लाभ क्या क्या लाभ है। पहला, यह एक युक्तियुक्त पद्धति है। यह एक युक्ति युक्त पद्धति है। तो युक्ति पद्धति का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। एक भौतिक राशि के केवल एक ही होता है, एक ही मात्रक होता है। जैसे ऊर्जा का मात्रक एसआई पद्धति में लेंगे तो सभी तरह की ऊर्जाओं का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। चाहे वह यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे वह गतिज ऊर्जा हो, चाहे वह स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वह विद्युत ऊर्जा हो, सभी तरह की ऊर्जाओं का मात्रक जूल होगा। लेकिन जब एमकेएस में आएंगे, इसमें एमकेएस में आएंगे तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि एमकेएस में जो है जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, एमकेएस में आएंगे तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा का होता है इसमें जूल। किसमें हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। और हीट ऊर्जा यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा का ले लेंगे, तो एमकेएस में होता है कैलोरी। इसमें हो जाएगा कैलोरी में। और विद्युत ऊर्जा का लेंगे, तब विद्युत ऊर्जा का इसमें हो जाएगा वाट घंटा। क्या हो जाएगा, वाट घंटा। तो देख रहे हैं यांत्रिक में एमकेएस में आते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा का जूल हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा का कैलोरी हो जाता है, विद्युत ऊर्जा का वाट घंटा हो जाता है। यानी कि हम लोग का भिन्न ऊर्जा के लिए भिन्न यहाँ पर जो है मात्रक देना पड़ा। जबकि एसआई में क्या है, सभी तरह के ऊर्जाओं का मात्रक एक समान होता है। क्या होता है, जूल होता है। इसलिए इसे एक युक्ति युक्त पद्धति के नाम से जानते हैं। अर्थात एक भौतिक राशि का केवल एक ही जो है मात्रक होता है, यहाँ पर जबकि ऊर्जा का अलग अलग मात्रक प्राप्त हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा गुण क्या है। दूसरा गुण, इस पद्धति के मात्रक जो है निरपेक्ष होते हैं। इस पद्धति के मात्रक
इस पद्धति के मात्रक निरपेक्ष होते हैं, निरपेक्ष होते हैं। तीसरा है यह एक दार्शनिक पद्धति है, यह एक दार्शनिक, यह एक दार्शनिक पद्धति है। तो दार्शनिक का मतलब क्या हुआ? दार्शनिक का मतलब हो गया कि सभी गुना अथवा भाग केवल 10 के घात में होते हैं। क्या हो जाएगा? सभी गुना और भाग केवल 10 के रूप में ही होते हैं, 10 के घात के रूप में ही होते हैं। इसीलिए हम लोग इसे दार्शनिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है यह एक संबंध पद्धति है। क्या है? यह एक संबंध है, यह एक संबंध पद्धति है। इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक, यह एक संबंध पद्धति है। इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक के मूल मात्रकों के गुना या भाग करने से प्राप्त होता है। इसीलिए संबंध पद है। जितना भी व्युत्पन्न मात्रक होगा, सारा व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल्य मात्रक के गुना या भाग करने से मिलता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एक संबंध पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। और पांचवा, यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसका मतलब हुआ कि इसमें लगभग सभी व्युत्पन्न मात्रक के जो नाम होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्य होते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट में हम लोग लेंगे तो पहला हो जाएगा यह एक युक्तियुक्त पद्धति है, यानी कि एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होते हैं। इसका मात्रक जो है यानी कि इस पद्धति में, यानी कि ऐसा पद्धति में जो है मात्रक निरपेक्ष होते हैं। तीसरा दार्शनिक पद्धति होता है, क्योंकि जितना भी गुना और भाग होगा 10 के घात के रूप में ही होगा। यह एक संबंध पद्धति है। संबंध पद्धति का मतलब हो गया जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं, सभी व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रकों के गुना या भाग करने से ही प्राप्त होते हैं। और पांचवा, यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, यानी कि जितने भी ये मात्रक के जो नाम है ये सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्य होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। आइए अगले टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं। और अगला टॉपिक है विभिन्न भौतिक राशियों के एसआई मात्रक। ये व्युत्पन्न राशि होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसको लिखने के लिए आपको जो है भौतिक राशि का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो हम लोग मूल पढ़े हैं, मूल राशि का जो मात्रक पढ़े हैं उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए बारी बारी से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि पहला है वेग। तो वेग के लिए फॉर्मूला होता है विस्थापन। वेग के लिए फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है जो कि मूल हम लोग का राशि है। और मूल लंबाई के लिए हो जाता है मीटर और समय के लिए सेकेंड। तो हम लोग लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसको पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो ये वेग का ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है त्वरण। तो त्वरण के लिए फॉर्मूला आता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन एक प्रकार का वेग होगा, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा ऊपर वाला का मीटर प्रति सेकेंड। समय के लिए ये ऊपर जाएगा
तो हम लोग लिख पाएंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः त्वरण का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तीसरा देखिए, तीसरा है बल। तो बल के लिए फॉर्मूला है बल बराबर द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और त्वरण के लिए हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, बल का SI मात्रक। और 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। और शॉर्ट पे लिखते हैं हम लोग कैपिटल N। अतः बल का SI यूनिट जो है, आप यह भी बोल सकते हैं, और बल का SI यूनिट जनरली बोलचाल की भाषा में या हम लोग जो लिखते हैं वो न्यूटन के रूप में। तो ये हो गया न्यूटन। बल का यहीं पर आप जान जाइए बल का CGS मात्रक, CGS मात्रक। तो CGS मात्रक हो जाता है डाइन। क्या हो जाता है, डाइन। ओके। और 1 न्यूटन में होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो 1 न्यूटन में होता है 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। कोई पूछ दे एक डाइन में कितना न्यूटन, एक डाइन में कितना न्यूटन, तो एक डाइन में 10 के पावर 5 न्यूटन। ध्यान में रखिएगा, 10 के पावर 5 न्यूटन। इसको इंग्लिश में लिखते हैं DYNA। ओके। चौथा है कार्य, नंबर 4 कार्य। तो कार्य के लिए फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो बल के लिए हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन के लिए हो जाएगा मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। देखिएगा कैपिटल N है, स्मॉल m है। और तो इस तरह से कार्य का जो है SI मात्रक आप न्यूटन मीटर में बोल सकते हैं। और 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल। क्या हो जाएगा, 1 जूल। और हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं J। इसी कार्य का आप यहीं पर जान जाइए, कार्य का CGS मात्रक, कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। इंग्लिश में लेते हैं ERG। और 1 जूल में कितना अर्ग, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। कोई पूछ दे एक अर्ग में कितना जूल, तो 10 के पावर -7 जूल। ओके। पांचवा देखिए, पांचवा है शक्ति। तो शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। तो कार्य के लिए हो जाता है जूल, कार्य के लिए जूल, और समय के लिए सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। तो 1 जूल, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक आप यह बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। और 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर होता है 1 वाट। क्या हो जाता है, 1 वाट ना। और हम लोग लिख सकते हैं वाट, W लिख सकते हैं। अब ध्यान में रखिएगा 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर होता है 10 के पावर 3 वाट। 1 मेगावाट क्या लिखे हैं, 1 मेगावाट, तो 10 के पावर 6 वाट। 1 HP का मतलब हो गया हॉर्स पावर, HP का मतलब हॉर्स पावर, हिंदी में बोलेंगे अश्व शक्ति। तो 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्या हो जाएगा, 746 वाट। तो ये सब डाटा जो है आप याद रखिएगा। 1 किलोवाट में 10 के पावर 3 वाट, 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 वाट, 1 HP में हॉर्स पावर में अश्व शक्ति में 746 वाट। अगला है क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल का कैसे हम लोग निकालेंगे। तो नंबर 6 क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आता है लंबाई गुने चौड़ाई, या हम लोग बोलेंगे भुजा का स्क्वायर। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि मीटर गुने मीटर, या आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, ऐसा ही मात्रा। 7वां हम लोग लिख सकते हैं आयतन। तो आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या हम लोग फॉर्मूला दूसरा हो सकता है भुजा का क्यूब ना, यहाँ या लिख देते हैं भुजा का क्यूब। ये हो जाएगा मीटर गुने मीटर गुने मीटर,
यानी कि क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। तो आयतन का क्या जाएगा सही मात्रक मीटर क्यूब। उसी तरह से हम लोग दाब ले सकते हैं। तो दाब का हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 पास्कल। क्या हो जाएगा 1 पास्कल। शॉर्ट में हम लोग पीए लिखते हैं। तो दाब का ऐसा ही मात्रक आप यह भी बोल सकते हैं, और हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में यह यूज करते हैं। 9वां हम लोग लिख सकते हैं घनत्व। तो घनत्व हो जाएगा, घनत्व के लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, आयतन के लिए मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका सही मतलब हो गया द्रव्यमान का। 10वां हम लोग ले लेंगे प्रतिबल, ले लेते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल के लिए होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग जो है आगे ले लेंगे आवृत्ति, ले लेते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति के लिए लेंगे तो फॉर्मूला होता है 1 बटा आवर्तकाल, 1 बटा आवर्तकाल। तो ये हो जाएगा 1/s, यानी कि प्रति सेकेंड, और 1 प्रति सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलेंगे हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, और संकेत में लिखते हैं Hz। 12 नंबर हम लोग ले सकते हैं। 12 नंबर यह देख लीजिए संवेग, संवेग। तो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान के लिए हो जाएगा किलोग्राम और वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड। 13 हम लोग लेंगे आवेग। तो आवेग के लिए फॉर्मूला है बल गुणे समय अंतराल, समय अंतराल। तो बल के लिए क्या हो जाएगा, बल के लिए न्यूटन और समय अंतराल के लिए सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। उसी तरह से आप लिख सकते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण नहीं, तो बल आघूर्ण के लिए हम लोग लिख सकते हैं तो बल, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल के लिए न्यूटन और विस्थापन के लिए मीटर। तो इस तरह से कुछ भौतिक राशियों का हम लोग जो है मात्रक यहाँ पर प्राप्त किए। ये व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशियों का हम लोग जो है मात्रक प्राप्त किए। और भी बहुत सारी राशियाँ होती है जिसका हम लोग मात्रक जो है मूल राशियों के आधार पर निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, यदि आप इन सभी जो हम लोग जो है वीडियो लेक्चर में आप देख रहे हैं, आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।